चाहे यहाँ पे 500 बच्चे पढ़ने वाले हों, चाहे 5000 बच्चे पढ़ने वाले हों, चाहे 50,000 बच्चे पढ़ने वाले हों, बॉट्स भी आ जाए उनको भी फ्री में पढ़ाएंगे। बेटा आओ बेटा आज तुम पढ़ो। इस क्वेश्चन में 2 चीजें तुक्के की बात हुई है। एक तो मैंने आंसर तुक्के में दिया और एक भाई साहब हमारे देश का झंडा बन गया बेटा, सारे जहां से अच्छा, बीच में चक्र बनाए थे, हिंदुस्तान हमारा हमारा। 9th वालों का स्वागत है आशु गई 9 10th पे और आज हम लोग करने वाले हैं हमारे 7 डेज चैलेंज का डे 2। डे 1 बहुत ज्यादा मेहनत के साथ कंप्लीट फिजिक्स एक वीडियो के अंदर हमने निपटाई थी। बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या एक वीडियो के अंदर कंप्लीट फिजिक्स को एक दिन में मैं रिकॉर्ड करके डाल सकता हूं कि नहीं। तो आंसर है हाँ। भाई साहब कल ही सुबह पूरी ईमानदारी से पूरी रात बैठ के पीपीटी को बनाया, उसके बाद उसको रिकॉर्ड किया। आंखें होते पता नहीं आपको पता लग रहा है कि नहीं कि शायद 3 दिन हो गया ढंग से सोए नहीं है, लेकिन 7 डेज चैलेंज पूरा करना है, जोश पूरा है। और डे 2 में आज हम जैसा कि बात हुई थी डे 1 पे हम लोग कंप्लीट फिजिक्स करने वाले हैं, जिसकी वीडियो डल चुकी है, नहीं देखी है तो पहले आप इसे रोक लो और उसको देख लो, उसके बाद वापस यहां आना। और अगर देख लिए तो डे 2 में हम लोग कंप्लीट फिजिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। डे 3 में हम लोग करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वो है कंप्लीट बायोलॉजी। जी हाँ, यूट्यूब पे पहली बार मैं बायोलॉजी पे करा रहा हूं, पेड बैचेस में, और ऑफलाइन में 16 साल से करवा रहा हूं। और फिर हम डे 3 में करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी के क्वेश्चंस। डे 4 में हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट केमिस्ट्री। डे 5 में करने वाले हैं कंप्लीट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। एंड लास्ट डे 6 7 कुछ मिस हो गया मुझसे शायद, मतलब फिजिक्स क्वेश्चन, बायो क्वेश्चन, केमिस्ट्री क्वेश्चन। 6 दिन हो गए, फिर 7वें दिन पे करेंगे खतरनाक सा सैंपल पेपर। उसके बाद क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन पे अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सलाह देते रहना। अगेन आई होप अगर आपने डे 1 लिया है तो मैं बीच बीच में कुछ सवाल पूछूंगा और आपको उसका कमेंट सेक्शन पे आंसर देना है ना भैया, ईमानदारी से देना है। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास है, बॉट्स का भी वैसे बहुत पंगा चल रहा है तो लाइव आने का वैसे भी खतरा है, और रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चा अपना 2x 3x की स्पीड पे भी देख सकता है। तो बिना टाइम गवाए यकीन मानिए एक एक क्वेश्चन हीरा है, क्लासिक है। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस के हैं, सब्जेक्टिव। और मैं यह पहले बता दूं आपको बेटा, हम लोग हर प्रकार का सवाल लेके आए हैं, यानी कि हम लोग एमसीक्यू भी लेके आए हैं, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आए हैं, हम लोग एजर्शन और रीजन वाले सवाल भी लेके आए हैं, और हम लोग केस बेस्ड भी लेके आए हैं। यानी कि हर प्रकार का सवाल पूरा डे 2 में आपका यहां पे निपटने वाला है, तो टेंशन की तो कोई बात है ही नहीं। चलो आओ लेट्स स्टार्ट, ठीक है जी, चलो आओ ठीक है। पहले सवाल से शुरू करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। मैंने मोशन के वीडियो में लास्ट में आपको इसके ऊपर एक ट्रिक भी बताई थी, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल। क्या ट्रिक बताई थी अगर आपको याद हो भैया, ट्रिक ओपी, कि भैया पूरा सर्कल चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। आधा सर्कल चलोगे, मान लो यहां से शुरू किया तो एकदम उसके डायमीटर के ऑपोजिट पॉइंट पे आ जाओगे। अगर ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो आधे चक्कर में टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2r हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा होता डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा होता, लेट अस सपोज 1 सेकंड को लेके, मान लो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा होता, तो पूरे चक्कर का डिस्टेंस कितना होता है, 2πr। लेकिन आप तो आधा चक्कर चले हो तो कितना हो जाएगा भैया, πr हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास अभी फिलहाल तो 2r, ठीक है ना। चलो अब अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। एक ऑब्जेक्ट को हमने सर्टेन हाइट से रिलीज कर दिया। आफ्टर फॉलिंग फॉर सम टाइम, कुछ समय गिरने के बाद, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैनिशेस। ऑब्वियस बात है ऐसा नहीं होता है, बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला है कि मान लेते हैं कि भैया ऊपर से गिर रहा है और ऊपर से लेकर नीचे गिरते वक्त एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि वो रुक जाएगा। अरे भाई, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है अब वो जैसा था वैसा ही रहेगा, है ना, ठीक है। द बॉडी कॉन्टिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जितनी अब ऊपर से नीचे गिर रहा था 0 2 4 6 8 10 पे पहुंचा था मान लो। अब उसके बाद उसका एक्सेलरेशन खत्म हो गया, अब वो 10 से ही तो आगे चलता रहेगा ना। बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो खत्म ही हो गया। द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन।
द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, नहीं। अब क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया है, तो मैंने आपको उस वन शॉट में जो कल डाला था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, एक्सेलरेशन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे। उसमें पहला पॉइंट ही तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी बदली जा नहीं सकती, तो इसका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। A car accelerate uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। आपको सिखाया था कैसे कन्वर्ट करते हैं। 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ना भाई। और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 36, इसको भी कर देंगे 5/18 से, 2 आ गया, तो यहां से हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। सर क्या मैं टाइम को आर में नहीं कन्वर्ट कर सकता था? दो बातें हैं, पहली बात तो ये एमसीक्यू और ऑप्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और दूसरी बात अगर ये सब्जेक्टिव भी होता तो भी फिजिक्स में हमारा फर्ज बनता है कि हम आंसर को एसआई सिस्टम में छोड़ के आएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, और टाइम हमारे पास कितना है 5 सेकंड का है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 है, टाइम हमारे पास 5 ही है, तो भैया मुबारक हो, ऊपर 5 आ गया, नीचे 5 आ गया, ओवरऑल हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाता है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाता है, बहुत सिंपल सी चीज है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, आप सभी ने देखे होंगे, देखें तो टाइम स्टैम्प के साथ मुझे बता दो कितनी बार ये सवाल देखे जिसमें आपको ग्राफ दे रखा होता है और कंपैरिजन करना होता है। क्या है क्वेश्चन? 4 कार हैं ABCD आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, ठीक है, स्ट्रेट रोड है, देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आपको दे रखा है। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, बट अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आपको याद करना होगा, कल की वीडियो में बात की थी हमने कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या निकालता हूं, स्लोप निकालता हूं, तो मुझे इससे क्या मिलती है? वेलोसिटी मिलती है। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालता हूं तो इससे मुझे वेलोसिटी या कह लो स्पीड मिलती है। अभी हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो प्लीज आपको पता है स्ट्रेट लाइन में चलते वक्त स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, ये बात हो चुकी है। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम से मुझे क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। अब किसका स्लोप सबसे ज्यादा है? तो आंसर है सी का स्लोप सबसे ज्यादा। ऑप्शन मुझे पता भी नहीं है क्या है, पता मुझे तो पता है, मैं तो क्वेश्चन बना के लाया हूं, लेकिन ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी कह रहा हूं, वेलोसिटी सी की जो है वो सबसे ज्यादा होने वाली है क्योंकि उसका स्लोप सबसे ज्यादा है। उसके बाद वेलोसिटी होने वाली है डी की, उसके बाद वेलोसिटी होने वाली है ए की, और सबसे कम वेलोसिटी होने वाली है बी की। देखो ये भी जरूरी नहीं है कि इन्होंने एबीसीडी को ऑर्डर में लिखा हो, तो ये भी ध्यान देने वाली बात होती है। अब आओ ऑप्शन पे आते हैं। कार ए इज फास्टर देन कार डी, कार ए डी से फास्टर है? नहीं, वो तो डी से स्लोअर है। कार बी जो है वो सबसे स्लोएस्ट है, ये बात ठीक है, कार बी सबसे स्लोएस्ट है। कार डी इज फास्टर देन कार सी, डी जो है फास्टर देन सी है, गलत है। सर जब ऑप्शन मिल ही गया तो आगे क्यों बढ़ रहे हो? बेटा 15 साल के इतिहास, 16 साल के टीचिंग करियर में आपको बता रहा हूं, ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि एग्जाम के अंदर 2 ऑप्शन करेक्ट हुए हैं। अब आप कहोगे सर अगर ऐसा होता है तो हमें तो किसी एक को भी टिक करने के मार्क्स मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, बट कभी कभार क्योंकि आप 9th में और 11th में हो, ये बोर्ड का पेपर नहीं है कि बोर्ड के नियम लगेंगे, कभी कभार टीचर ये काउंटर करता है कि बेटा आपने दोनों ऑप्शन मार्क क्यों नहीं किए, या फिर आपने ई ऑप्शन क्यों नहीं बनाया कि बोथ आर करेक्ट, ऐसा होता है, ठीक है प्लीज। हाँ, कार सी जो है वो सबसे स्लोएस्ट है, नहीं वो सबसे फास्टेस्ट है, तो आंसर हो जाता है बी, ठीक है डन। बड़ा प्यारा सवाल। अ स्टूडेंट ड्रॉज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग स्कूटर, एक स्कूटर है जो कि चल रहा है। फाइंड दैट द सेक्शन ऑफ द ग्राफ इज इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये वाला जो ग्राफ है वो कह रहे हैं ये टाइम के पैरेलल है। ये ग्राफ आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है भैया। ये आपको पी दिख रहा होगा, ये आपको क्यू दिख रहा होगा, ये आपको आर दिख रहा होगा, ये आपको एस दिख रहा होगा, ये आपको टी दिख रहा होगा, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, ऐसे करके ये ग्राफ है, डिस्टेंस है टाइम, ठीक। तो ये वाला जो सेक्शन है और ये जो सेक्शन है ये पैरेलल लाइन है विद टाइम एक्सिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट अबाउट दिस सेक्शन ऑफ द ग्राफ। इस सेक्शन के लिए, सिर्फ इस वाले सेक्शन के लिए आपको एक बात बतानी है। तो पी से लेके क्यू, जब भी टाइम और डिस्टेंस वाला ग्राफ ऐसा होता है, पैरेलल होता है टाइम के, उसका मतलब एट रेस्ट होता है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो यूनिफॉर्म मोशन होता, डे 1 में बात करी है।
तो भैया इसका मतलब क्या है, द स्कूटर हैज यूनिफॉर्म स्पीड, द स्पीड ऑफ द स्कूटर इज इंक्रीजिंग, द स्पीड ऑफ द स्कूटर इज डिक्रीजिंग, द स्कूटर इज एट रेस्ट। हाँ, यानी ये जो, अरे आपको पूरे ग्राफ के लिए बात नहीं करनी थी, आपको बात करनी थी सिर्फ वो वाली लाइन के जो हॉरिजॉन्टल है और पैरेलल है टाइम एक्सिस के लिए, जो कि रेस्ट पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी एसोसिएटेड विद अ स्पीडिंग अप ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं अगर किसी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। क्या ऐसा कहना सही है? अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या ऐसा कहना ठीक होगा? बोलो बेटा। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। मान लेते हैं किसी की इनिशियल वेलोसिटी -5 है, -5 मीटर पर सेकेंड, और किसी की फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t आएगा? और इस केस में एक्सेलरेशन में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस केस में भी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, यस और नो? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो यहां पे तो वेलोसिटी, अब आप कहोगे सर -5 से 0 भी तो स्पीडिंग अप होता है। -5 से 0 का मतलब स्पीडिंग अप होता है या डाउन होता है? अब आप कहोगे सर -5 से 0 का मतलब तो स्पीडिंग अप है। नहीं, -5 का मतलब है वो 5 मीटर पर सेकेंड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन अब वो तो रेस्ट पे आ गई, तो अब उसकी स्पीड तो बल्कि 0 हो गई। तो ये स्पीडिंग अप नहीं है, बल्कि वो तो रेस्ट पे आ रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन से रेस्ट पे आ रही है। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बात सही है बिल्कुल। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी एसोसिएटेड, कह रहे पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन पे हमेशा बॉडी स्पीडिंग अप ही हो रही होगी, ये जरूरी नहीं है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी एसोसिएटेड विद स्पीडिंग बट नॉट ऑलवेज, ये बात भी ध्यान रखना। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड का बढ़ना डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, यस, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगेन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग। ठीक है जी, चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं, आ जाओ। कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें क्या कर लेना है भैया? मैच कर लेना है। कैसे करेंगे? आ जाओ। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके बराबर होता है? स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें स्पीड या फिर वेलोसिटी मिलती है। तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ द बॉडी, क्योंकि दोनों ऑप्शन में है, तो मैं p को मैच करना चाहूंगा सेकंड से, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस टाइम लिखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ, देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी तो है, इससे हमें वेलोसिटी मिलेगा, और ऑब्वियस बात है एरिया अंडर से हमें डिस्टेंस। तो हमारे पास p का हो गया थर्ड, जो कि एक ही ऑप्शन में, सॉरी p का हमारा क्या हुआ था? सेकेंड। p का हमारा सेकेंड हुआ था। मुझे ऐसे ऑप्शन ज्यादा पसंद है नहीं वैसे, जहां पे एक ही आंसर मिलके हमें बाकी भी मिल जाते हैं, बट ठीक है, q का हमें थर्ड मिला था और r का हमें फर्स्ट मिला था। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। एक 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 हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, आ जाओ भाई। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग 10 ग्राम एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे दो बॉडीज हैं, मैं इनको दो हिस्से में बांट लेता हूं। बॉडी 1 जिसका मास हमारे पास है 10 ग्राम। बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में गिवन लिखने की आदत डालो, प्रॉपर स्टेटमेंट करने की आदत डालो। मैं यहाँ पे फिर भी सारी स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा टाइम बचाने के लिए, बट आपको एग्जाम में टाइम नहीं बचाना है। और अब आप कहोगे सर मैं एग्जाम में लिख लूंगा, यहां नहीं लिखूंगा, तो आदत पड़ जाएगी आपको, समझो। ठीक है, मास हमारे पास 10 ग्राम है। ग्राम पसंद है आपको? मेरे को तो नहीं है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम? केजी में। कैसे करेंगे केजी में कन्वर्ट? इसको 1000 से हम लोग क्या कर लेंगे भैया? डिवाइड। तो 0.01 केजी हमारे पास आ जाएगा। और यहां पे हमें इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना रखना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है, जो कि बोला हुआ है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, इसको मैं F1 फोर्स कह रहा हूं, तो मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास हमारे पास 0.01 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 5 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 5 है, तो आंसर कितना आ गया? 0.05 न्यूटन। 0.05 न्यूटन आ गया। सिंपल है।
ठीक है। इसके बाद हमें यही काम सेकंड बॉडी के लिए भी करना है। ईमानदारी की बात है, वीडियो को पॉज कर लो बेटा, बीच बीच में खुद ही करते रहो, सवालों को बनाओ फिर मैच करो बेटा। पेपर बहुत करीब है, डे 2 7 डे चैलेंज है। चैलेंज का एक हिस्सा ये भी मान के चलें आप प्लीज कि आप ईमानदारी से सवालों को बना रहे हैं, ठीक है। विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, तो भैया ये तो हमारे पास आ गई 0.05। अब अगर मैं बॉडी सेकेंड की बात करता हूं तो हमारे पास सेकेंड बॉडी का जो मास है वो 20 ग्राम्स है। तो अगेन अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 20/1000 आ जाएगा। एग्जाम में बेटा मैं देखता हूं कुछ बच्चे कन्वर्जन लिखते नहीं है, सीधा सॉल्व करते हैं। कन्वर्जन लिखा करो, अगर मान लो आगे गलती होती है तो उन सबके मार्क्स मिलेंगे आपको, एक एक आधा, एक तो नहीं खैर आधा नंबर मिल जाएगा। और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने वाला है। अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स हमें निकालनी है, मास हमारे पास 0.02 है और एक्सेलरेशन भी हमारे पास 2 है, तो 0.04 न्यूटन आ जाएगा। बस लास्ट में एक स्टेटमेंट आ जाएगी कि भैया हेंस, मतलब अंग्रेजी में लिख देना कि फर्स्ट बॉडी विल रिक्वायर मोर फोर्स देन सेकेंड बॉडी, क्योंकि फर्स्ट वाली 0.05 आई है, वो 0.04 आई है। डन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, आपको बताना है कितनी फोर्स लगेगी टू इम्पार्ट अ कार ऑफ वेलोसिटी इतना इन 10 सेकेंड। अच्छा अब सुनो, इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप इसको ढंग से पढ़ो तो बताओ इस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। क्वेश्चन पढ़ के क्या इनिशियल वेलोसिटी पता लग रही है? तो आंसर है हाँ। कह रहे हैं कि आपको बताना है कि आपने उसे इतनी वेलोसिटी दे दी, यानी उसके पास पहले कोई वेलोसिटी नहीं थी। इसका मतलब है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी वो थी 0 मीटर पर सेकेंड, और हमने उसको वेलोसिटी देनी है 30 मीटर पर सेकेंड की, और वो भी कितनी देर में देनी है? तो आंसर है 10 सेकेंड में देनी है। कितनी देर में देनी है? तो आंसर है 10 सेकेंड में देनी है। द मास ऑफ द कार इज, अरे बाप रे बाप, गाड़ी का जो वजन हमारे पास है वो 1500 kg है। अच्छा क्या प्लान है? हमें फोर्स निकालना है बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन में बनाया करो प्लान, हमें फोर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मैंने कहा था आपको कल वाली वीडियो में कि पार्ट 2 यानी चैप्टर 2 यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में सीधे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट वाले चैप्टर से कनेक्टेड आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट वाले चैप्टर से कनेक्टेड आते हैं। ठीक है, तो प्लान ये है कि भैया मुझे फोर्स निकालनी है और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मेरे पास मास तो है लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? एक्सेलरेशन नहीं है। तो पहले मैं यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 30 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और टाइम हमारे पास 10 है। तो आंसर आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? फोर्स। मास कितना है मेरे पास? 1500, और एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है? 3, तो 45 होता है, 4500 न्यूटन। अच्छा, जहां जहां पे भी कैलकुलेशन मुश्किल होंगे आई विल यूज कैलकुलेटर टू सेव द टाइम, बट आप लोग ईमानदारी वाली बात है कहीं पे भी कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, बिकॉज आपके एग्जाम में ये सवाल आपको खुद से बनाने हैं, ये बात ध्यान रखो। और अगर आपने अभी कैलकुलेटर यूज किया या कुछ गूगल वगैरह किया, एग्जाम में मान लो कैलकुलेशन मुश्किल आ गई तो फंस जाओगे बेटा, प्लीज। ठीक है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया। सवाल कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका वजन जो है वो 10 किलो है, मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वो 10 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से चलता है। अ कांस्टेंट फोर्स देन, अच्छा उसकी जो इनिशियल स्पीड थी, कहने का मतलब है वो 10 मीटर पर सेकेंड की थी। ठीक है, फिर उसके ऊपर ना एक फोर्स लगी जो कि 4 सेकेंड तक लगी, उसके ऊपर एक फोर्स लगी जो कि 4 सेकेंड तक लगी ऑन द बॉडी एंड गिव्स इट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये देखो मैं वो वाली बात कर रहा हूं, स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब हो गया कि नेगेटिव वेलोसिटी हो गई। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे हो सकता है गलत कर देते। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था,
आपने उसके ऊपर 4 सेकंड तक एक फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी 2 हो गई, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई है, पहली बात तो वो 2 मीटर पर सेकंड हो गई है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि माइनस आएगा क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, आपको बताना है कि उस पर कितनी फोर्स लगी है। ये काम आपने कितनी देर में किया था? 4 सेकंड में। अब इतने समझदार तो शायद आप हो, आपको पता है कि फोर्स माइनस में आने वाली है। क्यों? क्योंकि अगर आए गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और आप उसको यहां भेजना चाहते हो, तो जहां गाड़ी चल रही है आपको फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगानी होगी। तो अगर मैं रफली समझूं, तो अगर ये मेरे पास मास है जो इधर की तरफ मोशन कर रहा था, इधर की तरफ मोशन कर रहा था, अगर आप चाहते हो कि ये 10 के बजाय -2 पे आ जाए, तो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी। ऐसी फोर्स को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पे, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन पे, ऐसी फोर्स को क्या कहा जाता है? हाँ, तो आंसर है टाइम स्टैम्प के साथ बताना। ऐसी फोर्स को कहा जाता है रिटार्डिंग फोर्स। ऐसी फोर्स को कहा जाता है रिटार्डिंग फोर्स। खैर, अगर मुझे फोर्स निकालनी है तो काम सेम है, पहले मुझे निकालना होगा एक्सेलरेशन, जो कि होता है v माइनस यू बाय टी। अब एक्सेलरेशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो v मेरे पास है -2, है ना, और मतलब फाइनल वेलोसिटी में -2, इनिशियल है मेरे पास 10, तो माइनस माइनस प्लस होने वाला है, और टाइम हमारे पास 4 है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -12/4 -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। सर लेकिन आपने एक्सेलरेशन क्यों निकाला? अरे, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मास हमारे पास है 10 kg और एक्सेलरेशन है हमारे पास -3, तो फोर्स आ गई -30 न्यूटन। माइनस क्यों आई? क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट आ जाएगी, हेंस रिटार्डिंग फोर्स ऑन द बॉडी इज -30 न्यूटन। ठीक है जी, डन है जी, पक्का हो गया जी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, कैमरा आउट ऑफ फोकस तो नहीं जा रहा है बीच बीच में? है आउट ऑफ फोकस तो नहीं जा रहा है? ठीक है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। आप एमसीक्यू आता है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक ऑब्जेक्ट जिसका वजन हमारे पास 5 किलो है, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही रह रही है। अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, अरे भाई साहब, जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो उसकी जो फोर्स है वो भी तो 0 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा डी। सिंपल सवाल है, आ जाओ। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन, आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है 0.1 सेकेंड में। अगर एक ऑब्जेक्ट का, अच्छा आपको चेंज इन मोमेंटम गिवन है, सॉरी, आपको चेंज इन मोमेंटम गिवन है, आपको चेंज, ये नए प्रकार का थोड़ा सवाल है, चेंज इन मोमेंटम। देखो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर आप ध्यान दो तो। चेंज इन मोमेंटम, पहली बात तो हमारे पास है 20 kg मीटर पर सेकेंड। अब अक्सर क्या होता है, देखो मैं अगर आपको बोलूं कि यार एक कलर इमेजिन करना है, जब मैं आपको कोई चीज बोलूंगा ना, उससे आपके दिमाग में सबसे पहले कलर कौन सा आएगा? एप्पल, तो सबसे पहले आपके रेड कलर आता है। बहुत कम ऐसे परसेंटेज होंगे जिनके दिमाग में ग्रीन कलर का एप्पल आएगा, क्योंकि हमारे आसपास ज्यादातर जो एप्पल्स हैं वो रेड है। बिल्कुल ऐसे ही जब भी फोर्स की बात आती है, किसकी बात आती है? फोर्स की। बच्चों को एक ही फॉर्मूला सबसे ज्यादा याद आता है, वो है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ऑल्दो हायर क्लासेस में आप देखोगे, 11th में और हायर क्लासेस में, 12th में, आपको फोर्स, देखो मैं आपको एक फोर्स का फॉर्मूला बताता हूं, आप हैरान रह जाओगे ये क्या हो रहा है। 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। फोर्स का एक और फॉर्मूला है क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वो ऐसे बहुत सारे और फॉर्मूले हैं फोर्स के, बहुत सारे। एक और बताऊं, एक और बताऊं, मजा आएगा, देखो। हाँ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L बाई डी। अब ये फॉर्मूला देख के आपको कुछ अजीब सा हो रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉर्मूला आपको ये पढ़ने हैं। द ओनली पॉइंट इज कि फोर्स के मल्टीपल फॉर्मूले डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लेकिन हमें अभी एक ही फॉर्मूले पे सबसे ज्यादा काम करना है, विच इज F इज इक्वल टू ma। लेकिन फॉर्मूले हमारे पास और भी हैं,
यहां पे समझना है न्यूटन जी के सेकंड लॉ की शुरुआत कहां से हुई थी। तो शुरुआत हुई थी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, जिसको हमने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कल डे 1 पे हमने रेट के बारे में 4 से लेके 5 जगह बात की थी। तो F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम हमारे पास 20 है और टाइम हमारे पास 0.1 है, तो ये 200 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन है जी, बढ़िया। बस ये फॉर्मूला मत भूलना कि भैया ऐसा भी एक फॉर्मूला था हमारे जीवन में, एक ही फॉर्मूला हमें याद रह जाता है और गलती भी आपकी नहीं है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा काम ही हमें उसके ऊपर करना है, तो और कुछ कारण नहीं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है 5 किलो का और वो अपनी स्पीड को 20 मीटर पर सेकेंड से 0.2 करता है। आपको बताना है उसका मोमेंटम के साथ क्या हुआ। तो पहले हम निकालते हैं उसके फाइनल या इनिशियल मोमेंटम को, है ना, और फाइनल को और दोनों को माइनस कर देंगे। क्या हो गया इसमें, तो कुछ मतलब लंबा चौड़ा काम है नहीं। तो मास कितना है उसका 5 किलो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20। अब ये तो पक्का है कि उसने अपने वेलोसिटी को 20 से 0.2 किया है, तो इसका मतलब है आंसर इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, आंसर तो डिक्रीज ही होगा। अब भैया ये आ गया 5 इंटू में 2, कितना आ गया भैया 100 kg। ओहो, यहाँ क्यों लिख रहा हूं मैं, 100 kg मीटर पर सेकेंड। और यहां से अगर मैं फाइनल मोमेंटम निकालता हूं तो मास इंटू में फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0.2 है, तो 0.2 इंटू में 5 कितना होता है, तो आंसर है 1 होता है, 1 होता है, तो 1 kg मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपको चेंज निकालना है, ऑब्वियस सी बात है वो डिक्रीज है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आप ये डिक्रीज नहीं समझे थे तो अब समझ जाओगे, देखो आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब है कि मोमेंटम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, 99 या 101, तो आंसर है 99 डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, एक नया सवाल है, ठीक है जी, डन। ऐसे बहुत सारे और सवाल है आगे। एक कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स ड्यू टू, जैसे हमने लास्ट मतलब कल डे 1 पे गन की रिकॉइलिंग की बात की थी, यहाँ पे कैनन की रिकॉइलिंग यानी कि तोप की रिकॉइलिंग की बात कर रहे हैं। तो जो तोप की रिकॉइलिंग है ये डिपेंड कर रही है कौन से लॉ पे, तो आंसर है न्यूटन जी के थर्ड लॉ पे। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। एक ये तोप है, ये तोप है, यहां से भैया कैनन ने अपने एक वो मिसाइल तोप का गोला मारा, तो ये हो गया एक्शन। एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलता है। चलिए ठीक है, आ जाओ, मैच करना है, मैच करना है, कर दो भैया, जल्दी जल्दी कर दो। अब देखो यार, चीटिंग मत करना यार, भले रिकॉर्डेड क्लास है ये, लेकिन देखो ईमानदारी की बात है। क्या है भैया, कर दिया। इनर्शिया क्या है भैया, वेरिएबल वेलोसिटी है, एबिलिटी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो भैया इनर्शिया चेंज ऑफ, है ना, स्टेट को, ये इनर्शिया जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। स्विमिंग, स्विमिंग न्यूटन जी का थर्ड लॉ है, बिकॉज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का हमें इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है, तो स्विमिंग रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ को। देखो मैं ऑप्शन पे नहीं जाता हूं सीधा यार, मतलब अगर मैं एक बच्चा होता जिसका एग्जाम चल रहा होता तो मैं ऑप्शन पे जाता, लेकिन अभी मैं टीचर हूं, कभी कभार पहले से ही आंसर मिल जाए तो मजा नहीं आता है वो। अनबैलेंस्ड फोर्स, वेरिएबल वेलोसिटी, लॉ ऑफ, नहीं जी, रिकॉइलिंग ऑफ गन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब आप कहोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हमारे सिलेबस से चला गया, सही कह रहे हो। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बजाय न्यूटन जी का रिकॉइलिंग जो है वो न्यूटन जी का थर्ड लॉ भी है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी न्यूटन जी के थर्ड लॉ से आया था। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी के लिए बता दूं, जब ये था सिलेबस में तो ये थर्ड लॉ से ही डिराइव किया गया था, तो आप उसकी टेंशन मत लो। यानी अभी के लिए एस को थर्ड के ही बराबर आप मान के चलो, और अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो आपकी वेलोसिटी को बार बार चेंज करेगा, ठीक है। तो पी हमारा है सेकंड। अब देखो बड़ी गंदी बात यह है कि पी का सेकंड सिर्फ और सिर्फ यहीं पे ही है, इसीलिए मजा नहीं आता, बस और कुछ नहीं है ना। आर का इन्होंने, हाँ तो ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इस पे कंफ्यूज मत होना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है अभी के लिए। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को न्यूटन जी का थर्ड लॉ मान के चलो, इट्स ऑल सेम थिंग काइंड ऑफ, ठीक है, नॉट सेम थिंग बट उसी में वो छुपा हुआ है यार, इतना मान के चल लो अभी आप, ठीक है। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलना चाह रहा है
और वो सेम स्पीड से चलना चाह रहा है, तो हमें कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, एजर्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज अगर F इज इक्वल टू ma है और अगर एक्सेलरेशन को आपको जीरो रखना है तो फोर्स भी जीरो होगी। बहुत अच्छा रीजन भी दे रखा है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, क्यों? अगर आप चाहते हो कि सेम वेलोसिटी पे चलो तो एक्सेलरेशन आप चाहते हो जीरो, एक्सेलरेशन अगर आप चाहते हो जीरो तो फोर्स भी जीरो होगी, क्योंकि F इज इक्वल टू ma होता है। ठीक है, आ जाओ। A person receives more injury when he falls from a height on a concrete pavement than when he falls from the same height on a bed of sand. न्यूटन जी का सेकेंड लॉ, कल बात हुई थी। एथलीट्स को गद्दे दिए जाते हैं, मिट्टी दी जाती है, सैंड पे गिरते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाता है, फोर्स कम हो जाती है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन बाय द कंक्रीट पेमेंट इज मोर देन एक्सर्टेड बाय द बेड। अब ज्यादातर बच्चे यहां पे जो आंसर कर देंगे क्या लिखेंगे, देखो, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन बाय द कंक्रीट पेमेंट इज मोर देन दैट एक्सर्टेड बाय द बेड ऑफ सैंड। अब ये रीजन तो सही है, बट यहां पे ये लिखा होना चाहिए था कि ये कोई गलत रीजन नहीं है और ये अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। हमेशा से ना ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है ए और बी में हमेशा। अब द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन बाय द कंक्रीट पेमेंट, ये बात सही तो है कि कंक्रीट का जो फ्लोर है वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, बट कहीं ना कहीं मैं ऐसा मान रहा हूं कि रीजन में ये भी ऐड ऑन होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था कि भैया जो कंक्रीट है वो रिजिड है, उसका मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज करेगा वो इंसान का, जिसकी वजह से वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। ज्यादा फोर्स तो लगाएगा लेकिन ज्यादा फोर्स का कारण नहीं लिखा हुआ है, बट ठीक है लिखा तो हुआ है। तो अगर आपने बी भी किया होगा तो मैं कहूंगा ठीक है, बट मैं अभी इसका आंसर ए बेस्ट मानना चाहूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं इन क्वेश्चंस की वेट कर रहा था एक्चुअली में, और मैं आपको बताऊं, अगर आप जानते हो तो एनसीईआरटी में भी ऐसे 2-3 सवाल हैं, और हमेशा से एनसीईआरटी में ये वाले सवाल बड़े इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं। मैंने साइंस एंड फन एडुकेशन पे एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले थे, बड़े आते हैं। इसमें क्या होता है, आपको फर्स्ट चैप्टर के ग्राफ्स का इस्तेमाल करके फोर्स को निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, बड़ा प्यारा सवाल है, पूरी ईमानदारी से देखना भैया, ठीक है, ये एग्जाम में मिल सकता है आपको। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल। एक आपके पास बॉल है जिसका मास हमारे पास 50 ग्राम है, केजी में पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 0.05 केजी पहले ही कर लेते हैं, ठीक है। रोलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर एज शोन इन फिगर, ये नीचे आ रही है, पता नहीं यही फिगर है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। क्योंकि देखो, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स क्यों बोला है, क्योंकि आप देख सकते हो धीरे 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 इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। अब अगर इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब ये पक्का है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स होगी या कोई भी फोर्स होगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, कौन सा ग्राफ है ये? अरे ग्राफ कौन सा है, ग्राफ है वेलोसिटी टाइम, है ना। तो क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, हाइट अपॉन में बेस। ग्राफ की हाइट क्या है, 80 से 0 आ रहे हैं, 80 से 0 आ रहे हैं, तो क्या माइनस में आ रहे हैं। हाइट 80 नहीं है, अगर ग्राफ ऊपर जा रहा होता तो हाइट हमारी होती +80, लेकिन ग्राफ आ रहा है नीचे, नीचे आते वक्त हाइट माइनस में ली जाती है, और बेस हमारे पास साफ आपको दिख रहा होगा 8 है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कभी कभार यहाँ पे यूनिट जो होती हैं वो बदली जाती हैं, कभी कभार सेंटीमीटर पर सेकंड में भी होती है, तो यूनिट्स पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इसको डिवाइड कर लिया तो आंसर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन के बाद क्या करेंगे भैया, एक्सेलरेशन के बाद करेंगे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के बाद हम निकालेंगे फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास कितना हमारे पास 0.05 है, और एक्सेलरेशन कितना हमारे पास -10 है, तो आंसर आ गया 0.5। ऑब्वियस सी बात है, माइनस में आना ही था क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी बोला है। तो जब आप लास्ट में, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जब आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख रहे होगे तो आपको स्टेटमेंट में ऐड करना होगा कि हेंस फ्रिक्शनल फोर्स इज 0.5। जब फ्रिक्शनल फोर्स लिखते हैं तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है जी, डन है। चलो अब यहां से हम लोग ग्रेविटेशन के कुछ सवालों पे आ रहे हैं, मिक्स हैं आगे, बट हाँ
चैप्टर वाइज भी कुछ कुछ सवाल यहाँ पे हैं। तो ग्रेविटेशन का सवाल है, पूरी ईमानदारी से बनाओ इसको, पूरी ईमानदारी से, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक, आई होप कर लिया होगा भाई, ठीक है, ईमानदारी की बात है भाई। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन के बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन के बारे में, एग्जाम में बहुत आता है और ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत लेके आया हूँ आज, जिसमें किसी को डबल कर देते हैं, किसी को 4 गुना कर देते हैं, कहने बहुत का मतलब है 3-4 लेके आए, और आने भी चाहिए, ये सवाल एग्जाम में बहुत आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम 6 टाइम्स मोर देन द यूजुअल डिस्टेंस। आपको बताना है उनके बीच में फोर्स क्या होगी। अब ये ऑब्वियस सी बात है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज की बात हो रही है। अब दो बॉडीज के बीच में अगर डिस्टेंस की बात हो रही है और उनके बीच में फोर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक ही फोर्स के बारे में ये बात कर रहे हैं, और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे बोला तो नहीं हुआ है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अरे भैया, दो बॉडीज के बीच में बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर ही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, ओरली भी इस सवाल को कर सकते हैं, m1 m2 बाय डी स्क्वायर। लेकिन अगर ये एग्जाम में सब्जेक्टिव फॉर्म में आता तो कैसे करेंगे, है ना भाई, कैसे करेंगे? ओरली भी कर सकते हैं। आपको मैंने कल बताया था कि फोर्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने 6 गुना बढ़ाया है तो 6 का स्क्वायर 36 टाइम होता है, और इनवर्सली का मतलब है कि 1/36 टाइम हो जाएगा। बाकी इसको हम कैसे मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। जो नया डिस्टेंस है जिसको मैं डी डैश बोल रहा हूं, वो 6 गुना बढ़ा दिया गया है। तो जो नई वाली फोर्स होगी वो होगा जी, नया वाले मास तो हमारे पास पुराना ही है, अपॉन में डी डैश इज 6d, डी डैश इज 6d, इसका हमें स्क्वायर करना होगा। तो जो नई वाली फोर्स है वो आ जाएगी जी m1 m2 अपॉन में 6 का स्क्वायर 1/36, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर। तो हमारी जो नई वाली फोर्स है ये आ जाएगी 6 गुना पूरा नो 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 1/36 गुना मतलब के टाइम्स पुराने वाली फोर्स के। आनी भी चाहिए थी भैया। क्यों आनी चाहिए थी? क्योंकि 6 का जो स्क्वायर है वो 36 होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी का मास 6 गुना किया होता तो क्या होता? तो फोर्स 6 टाइम्स बढ़ती, क्योंकि मास का स्क्वायर नहीं है। हाँ, दोनों मासेस का 6-6 गुना बढ़ाया होता तो फोर्स 36 टाइम्स बढ़ जाती, बट अभी फिलहाल जो हमारे पास आंसर है वो डी आ जाता है। डन। आगे बढ़ते हैं। देखो, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक पत्थर को अगर ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, ड्रॉप किया है, ठीक है। एंड टेक्स 10 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, उसको नीचे आने में 10 सेकेंड का समय लग जाता है। द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड इज, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे हिट करेगा, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे गिरेगा। तो भैया फाइनल वेलोसिटी तो हमें निकालनी है। अब क्या ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है? तो क्या सिखाया था भैया कल? v इज इक्व टू यू प्लस ए टी के बजाय हम लिखेंगे v इज इक्व टू यू प्लस जी टी। यानी अब जहां पे फ्री फॉल हो रहा है वहां पे एक्सेलरेशन g के बराबर ही हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, जो g है, उसके बराबर ही हो गया। अब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमें 9.8 लेना चाहिए। g की 2 वैल्यू होती हैं, 9.8 भी होती है, मतलब 2 वैल्यू क्या होती है, वो तो राउंड ऑफ करके हम 9.8 को 10 लिख देते हैं। मेरी एक सलाह है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 10 लो तो 10 लो। आगे क्वेश्चंस में गिवन है, मुझे याद है, हाँ ये देखो, यहाँ पे g की वैल्यू 10 गिवन है, जहां गिवन है वहां लो, लेकिन जहां पे 10 गिवन नहीं है वहां पे आपको 9.8 ही लेनी चाहिए। भले थोड़ी सी कैलकुलेशन कहीं पे मुश्किल भी हो रही हो, कहीं पे, इस वेल में तो नहीं है, कहीं पे हो रही हो, क्योंकि 9.8 एक और एक्यूरेट वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो यहां से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा दूं, मैं चाहूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दूं, जो मर्जी कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को यहां से कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, ये मैंने 9.8 ले लिया है, और टाइम मेरे पास 10 है। तो फाइनल वेलोसिटी 90, वो मैंने ऑप्शन पढ़ के ना ऐसा सोच तो लिया ही था कि 9.8 ही हमें क्या होगा, गिवन होगा। अगर मान लो यहाँ पे ऑप्शन, सर अगर हम गलती से यहाँ पे 10 ले लेते तो क्या होता, तो आपका आंसर 100 आ जाता। आप खुद समझ जाते कि मुझे 98 लाना है आंसर, तो 9.8 लेना होगा, या आप आंसर वहीं पे टिक कर देते, समझ जाते। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो नहीं समझ पाओगे ना, इसलिए रिस्क मत लो। वैसे तो मोस्टली केसेस में गिवन ही आता है, बट अगर गिवन नहीं आया तो क्या करोगे, आपको ध्यान रखना है कि मैं क्या लूंगा 9.8 लूंगा अगर गिवन नहीं है तो, ठीक है।
A force of 16 न्यूटन is distributed uniformly on one surface of cube of edge इतना। सुनो, हमारे पास क्यूब का वन फेस जो होगा वो तो एक स्क्वायर होगा। ये अगर 8 सेंटीमीटर है, ये अगर 8 सेंटीमीटर है, तो ये एक स्क्वायर फेस हो गया क्यूब का। अब अगर इसकी मैं साइड देखूं तो 8 सेंटीमीटर की है। 8 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.08 मीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.08 मीटर। तो भैया इसका क्योंकि मुझे क्या निकालना है, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है कितनी मैंने फोर्स लगाई पर यूनिट एरिया। तो पहले मैं एरिया निकाल लेता हूं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर में एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड है मेरे पास 0.08, इसका मुझे करना है स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, आई होप आप समझते हो कि मैं इसको 8 इंटू में 10 की पावर -2 लिख सकता हूं। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 10 की पावर -2 के लिए हो गया 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया आ गया, समझ गया ना। अब हमें क्या निकालना है भैया, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स हमारे पास कितना है भैया, फोर्स हमारे पास है 16 न्यूटन और एरिया हमारे पास कितना है 64 इंटू में 10 की पावर 4 -4। ये ऊपर जाके 10 की पावर 4 हो जाएगा और नीचे हमारे पास 64 आ जाएगा। ठीक है, 10 की पावर 4 1600। 1600 इंटू में 64 इज 1/4। 1/4 मीन्स 2500 पास्कल आ जाएगा आंसर। कुछ ऑप्शन में है? हाँ, बाकी एक बार बेटा मैं कैलकुलेशन कंफर्म कर लेता हूँ। बाकी मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि वो 1/4 आ रहा है ना, बट फिर भी आओ अगर हम देखें तो 16 डिवाइडेड बाय 64 इज 0.25 विच, हाँ तो बिल्कुल सही है। आंसर हमारे पास आ जाता है 2500 पास्कल। ठीक है जी, सिंपल सवाल। ये पता होना चाहिए कि एक क्यूब का जो फेस है वो क्या ही है, स्क्वायर ही है, और उस पर आप एक फोर्स को अप्लाई कर रहे हो यूनिफॉर्मली, हर तरफ यूनिफॉर्मली फोर्स अप्लाइड है। मतलब यूनिफॉर्मली अप्लाइड है, उससे आपका कुछ आंसर बदलेगा नहीं अभी फिलहाल। ठीक है, अब ये एक सवाल मुझे लगता है वैसे तो आपको करना चाहिए, बहुत सिंपल है। प्लीज वीडियो को पॉज करके सवाल को बना लो। अच्छा सवाल है, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूं। आ जाओ। एक एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को हमने पानी में डाला, उसने 2 किलो पानी को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। 2 kg ऑफ वाटर को उसने अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया। कैलकुलेट द बायोंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब यहां पे आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद करना होगा। आर्किमिडीज जी का प्रिंसिपल कहता था कि जो बायोंड फोर्स होती है ये बराबर होती है वेट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के। अब ये चैप्टर में देखो ग्रेविटेशन का पार्ट 1 यानी mg और ग्रेविटेशन का पार्ट 2 दोनों पार्ट लग रहे हैं, दोनों पार्ट लग रहे हैं। अब बायोंड फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू में जी, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इंटू में जी। अब उसने कितने पानी को डिस्प्लेस किया, तो आंसर है 2 kg ऑफ वाटर को उसने डिस्प्लेस किया। जी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 गिवन है, तो बायोंड फोर्स उसके ऊपर आ जाएगी 20 न्यूटन। कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन। कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन। अच्छा देखो, पता नहीं इन्होंने क्या, कभी कभार ना ऐसा होता है कि जी की वैल्यू 10 दे रखी होती है लेकिन ऑप्शन में आंसर 9.8 से भी होता है। तो बच्चा फिर 9.8 ले लेता है, गलती से देखता नहीं है क्या गिवन है और फिर वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ऑप्शन जान के दिए उन्होंने। बिकॉज जो डेटा गिवन है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को करना होगा। नहीं गिवन है तो 9.8 लेना, ये मैंने आपको बता दिया। चलो आप, ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल, बड़ा प्यारा सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहे हैं आपको कैपिटल जी अपॉन में स्मॉल जी की यूनिट बतानी है। मैं गारंटी दे सकता हूं इस सवाल के बारे में कि आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे ये सवाल गलत करोगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। ध्यान से प्लीज वीडियो को पॉज करो और इस सवाल को बना लो। हाँ, बनाया। आपको कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी की यूनिट बतानी है। आ जाओ, बड़ा प्यारा सवाल, देखते ही प्यार हो गया था इस सवाल से। कैपिटल जी क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। स्मॉल जी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे यार न्यूटन तो बच ही रहा है इसमें, न्यूटन तो हटेगा ही नहीं, और ऑप्शन में कहीं पे न्यूटन नहीं है। यही तो बात है, इसलिए तो मैंने आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बताया था कि फोर्स की अगर एक यूनिट न्यूटन होती है
तो एक और भी तो होती है, वो होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि यहां पे आपको न्यूटन को खोलना पड़ेगा फर्दर, यानी न्यूटन की दूसरी यूनिट यूज करनी पड़ेगी। तो न्यूटन की जगह मैं लिख रहा हूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास, ओ सॉरी, इसकी जगह तो मीटर स्क्वायर है, और मास की यूनिट यानी केजी की यूनिट -2 यहाँ पे है। अपॉन में हमारे पास आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। केजी की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है, केजी की पावर 1 है, और यहाँ पे हमारे पास केजी की पावर क्या है, -2 है। तो केजी की पावर -1 बचता है, मीटर स्क्वायर बचता है। सब में मीटर स्क्वायर क्योंकि आगे लिखा हुआ है मीटर, तो मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -1, ताकि आप आंसर मैच कर सको। मीटर स्क्वायर केजी की पावर -1। कितना प्यारा सवाल है। इस सवाल के लिए तो सेशन पे लाइक बनता है भैया। जल्दी से सेशन को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डे 2 पे आते आते भी सब्सक्राइब नहीं किए, तो क्या वेट कर रहे हो क्या कि सर डे 7 तक जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे? अरे भाई साहब क्यों नहीं जाएंगे, पूरी ईमानदारी से जाएंगे बेटा। चाहे यहाँ पे 500 बच्चे पढ़ने वाले हों, चाहे 5000 बच्चे पढ़ने वाले हों, चाहे 50,000 बच्चे पढ़ने वाले हों, बॉट्स भी आ जाए उनको भी फ्री में पढ़ाएंगे बेटा। आओ बेटा आज तुम पढ़ो, आज तुम देखो 100 की गया कैसे 7 डेज में पूरी साइंस को हम खत्म करते हैं। चलो आओ फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ भैया। A ball is thrown vertically upward with velocity of इतना, ठीक है। एक बॉल को आपने 49 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका। 49 आते ही पता नहीं आपके दिमाग में आया कि नहीं आया, मेरे तो आ गया कि मैं जी को 9.8 लेने वाला हूं, बिकॉज 9.8 49 का मल्टीपल है, ठीक है। आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट वो कितनी अचीव करेगा। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, एज डिस्कस्ड कल। एक ऑब्जेक्ट को फेंका तो धीरे धीरे जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आपको बताना है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट जितने में वो पहुंचेगा। और ऊपर जाते वक्त डिस्कस हुआ है कि एक्सेलरेशन को लिया जाता है माइनस में। ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन को लिया जाता है माइनस में, माइनस में, माइनस में, माइनस में। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी कम होती रहती है, ठीक है। आ जाओ, अब हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, हमें हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकालना है। तो हम यहाँ पे ऑब्वियस है कि हम आगे शीट नहीं, तो इतनी जगह पे काम करना होगा। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन लगाने वाले हैं वो थर्ड इक्वेशन है, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as या फिर 2gh, जैसा कि हमने लिखा था, एक ही बात है। अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 हो चुकी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 49 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 2। ये हमारे पास -9.8 लेना, माइनस मत भूलना वरना गड़बड़ हो जाएगी। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 49 इंटू में 49 अपॉन में 2 इंटू में 9.8। अब 9.8 इंटू में 5 पे कटता है कहीं पे, है ना। तो मैं यहां से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके सीधा h निकाल लेता हूं टू सेव टाइम। प्लीज बेटा ईमानदारी की बात है, आप वीडियो को यहां पॉज करो और इसको कैलकुलेट करो, है ना। अभी फिलहाल प्लीज 49 इंटू में 49 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.8, तो आंसर आता है हमारे पास 122.5 मीटर। मुझे ऐसा लग रहा है एनसीईआरटी का सवाल है। मुझे इसका आंसर देख के याद आ रहा है कि एनसीईआरटी का, मैंने ऐसा आंसर एनसीईआरटी में देखा है कहीं। फिलहाल चलो हमारे पास हाइट तो आ गई, क्या तो आ गई भैया? हाइट तो आ गई, ठीक है, हाइट तो आ गई, हाइट तो आ गई। अब हम लोगों को बात करना है टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द, टोटल टाइम। तो अगर ऊपर जाने में उसको लगेगा 5 सेकंड, तो नीचे आने में भी कितने लगेंगे? 5 सेकंड। तो पहले मैं ऊपर जाने का टाइम निकाल लेता हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ, तो पहले निकालते हैं ऊपर जाने का टाइम, उसको मैं निकाल रहा हूं v इज इक्वल टू यू प्लस जीटी या 80 से। फाइनल वेलोसिटी 440, फाइनल वेलोसिटी तो हमारे पास 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 49 है, ये हमारे पास -9.8 है। टी हमें निकालना है, तो टी की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, 49 अपॉन में 9.8 आ गया। अरे मैंने तो तुक्के में बोला था 5, अरे 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 मैंने तो तुक्के में 5 बोला था। तो 49 डिवाइड बाय 9.8 हमारे पास 5 होता है। तुक्के में बोला था मैंने भाई, ये मैं सोच रहा मैं आंसर रट्टे मार के आया हूं। अरे 5 सेकंड आ गया, लेकिन हमें तो टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा?
ऊपर जाने के लिए अगर 5 है तो नीचे जाने के लिए भी 5 हो जाएगा, और टोटल टाइम हमारे पास 10 सेकेंड हो जाएगा। 10 सेकेंड हो, अरे ओ भाई साहब, भाई ये देखो इस क्वेश्चन में दो चीजें तुक्के की बात हुई है। एक तो मैंने आंसर तुक्के में दिया, और एक भाई साहब हमारे देश का झंडा बन गया बेटा, हमारे देश का झंडा बन गया बेटा। ऐसा करते हैं, है ना, है ना, है ना, ऐसा करते हैं, ठीक है, ठीक है। सारे जहां से अच्छा, बीच में चक्र बनाए थे, हिंदुस्तान हमारा, हमारा देश का भैया झंडा बन गया है, मजा आ गया है। और भैया चलो इसी बात पे चलते हैं आगे। डन है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। हाँ, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, और आ जाओ भैया, आ जाओ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। द मास ऑफ 2 मीटर क्यूब ऑफ स्टील इज दिस। आपको वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम दे रखी है 2 मीटर क्यूब, ठीक है, और आपको मास गिवन है, मास गिवन है, वो है 15.6 इंटू में 10 की पावर 6 ग्राम। क्या आपको ग्राम पसंद है? मेरे को तो पसंद नहीं, मेरे को तो केजी पसंद है। और वैसे भी देखो क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि आपको डेंसिटी निकालनी है एसआई यूनिट में। किसमें निकालनी है? एसआई यूनिट में। तो हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 3 जीरो कम हो जाएंगे, तो इतना केजी आ जाएगा। अब अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है? 15.6 इंटू में 10 की पावर 3 है, और वॉल्यूम हमारे पास कितनी है भैया? 2 है। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 7.8 आ जाएगा। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 7 2 14, 7.8 इंटू में 10 की पावर 3 क्या आ जाएगा? डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगी। डन है? पक्की बात है? डन हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं बच्चों। A ball is gently dropped from height of 20 मीटर। एक बॉल को हमने जेंटली ड्रॉप किया है 20 मीटर की हाइट से। ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और कितनी हाइट से ड्रॉप किया हमने उसको? 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, अब ये ऑब्वियस बात है, आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, मतलब घुमा फिरा के इन्होंने ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन ही दे रखा है। देन विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे गिरेगी। तो आपको यहाँ पे निकालनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी, एंड टाइम भी निकालना है। अब आप बताओ इस डेटा से मैं फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालूं? तो एक ही ऑप्शन है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब फाइनल वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, 2 मेरे पास 2 है, g मेरे पास 10 है, और हाइट मेरे पास 20 है। 2 इंटू 2 4 हो गया, 400 आ गया। तो वेलोसिटी का स्क्वायर मेरे पास आ जाता है 400। तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा ये, और 400 का अंडर रूट हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो यानी कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी आ जाती है वो आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। जो फाइनल वेलोसिटी आ जाती है वो आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। डन है? डन है? 20 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। डन है भैया? चलो ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब बताओ टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएं या सेकेंड इक्वेशन लगाएं या कोई भी इक्वेशन लगा लें? तो आंसर है कोई भी इक्वेशन लगा लो। आप फर्स्ट लगा लो, आप सेकेंड लगा लो, आप कोई भी लगा लो, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 20 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है भैया? 0 है, ड्रॉप किया है। एक्सेलरेशन हमारे पास 10 है, तो यहां से टाइम हमारे पास आ गया 20 डिवाइड बाय 10 विच इज 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड में ये भाई साहब हमारे गिर जाएंगे, नीचे टकरा जाएंगे। डन। सिंपल सवाल है, ये सवाल होमवर्क भी दिया जा सकता था वैसे तो, बट कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया? चलो ठीक है, आ जाओ भैया। अच्छा देखो, यहाँ पे दो नेल्स के बारे में बात हो रही है। एक ए नेल है और एक बी नेल है। ऐसा करते हैं, ए नेल के लिए मैं काम करूंगा, बी के लिए आप होमवर्क में काम करोगे, ठीक है। चलो आप, तो फॉर नेल ए बात करेंगे पहले। एक कील है ना, उस पे आपने हैमर से फोर्स लगाई है।
कितनी फोर्स लगाई है? 1.5 न्यूटन। अ हैमर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 1.5 न्यूटन ईच ऑफ द टू नेल्स, यानी दोनों पे 1.5 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, लेकिन दोनों का एरिया अलग है। एक का एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर है और एक का है 6 मिलीमीटर स्क्वायर। अब बताओ किस पे ज्यादा फोर्स, किस पे ज्यादा प्रेशर लगेगा? जिसका एरिया कम है, यानी कि ए नेल का एरिया कम है तो उस पर प्रेशर ज्यादा लगने वाला है। बाकी यहाँ पे गड़बड़ ये है कि ये मिलीमीटर स्क्वायर है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना होगा, ध्यान से सुनना जिनको नहीं आता। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10 की पावर -3 करते हैं, लेकिन ये मिलीमीटर नहीं है, मिलीमीटर का स्क्वायर है। तो आ जाएगा 2 इंटू में 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ही ना बाबू, ठीक है, ये आ गया। अब यहां से अगर मैं निकालता हूं प्रेशर ऑन नेल ए, बी पे आपको होमवर्क करना है भैया, तो प्रेशर ऑन नेल ए पे अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन में एरिया। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स कितने लगाई है मैंने? फोर्स कितने लगाई है? 1.5, और एरिया कितना है हमारे पास? 2 इंटू में 10 की पावर -6 है। तो इसको मैं -6 को ऊपर लेके जाऊंगा, +6 हो जाएगा, और इसको मैं 15 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो +6 की बजाय 5 हो जाएगा। एक जीरो इधर खिसका लिया, इतनी मैथ्स तो आती होगी, है ना। तो यहां से डिवाइड कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया, तो 7.5 इंटू में 10 की पावर 5 क्या 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 भैया? पास्कल में प्रेशर आ जाता है। समझ गए क्या? तो भैया इसका जो होमवर्क है वो नेल बी है। आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नेल बी जो है वो आपके लिए होमवर्क, कुछ नहीं करना। फोर्स गिवन है, एरिया जो है वो बस आपको 2 की बजाय 6 लेना है। सर होमवर्क कैसे करेंगे? पीपीटी कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नए टेलीग्राम बना दिए आपके लिए, आशु घई 9 10th, आशु के 11 12, जाओ सब्सक्राइब कर लो। क्या करते हैं उसमें मुझे पता भी नहीं, टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जो भी करते हैं कर लो। जब ये क्लास लाइव होती है उसकी पीपीटी भी आ जाती है। उस चैनल पे ज़्यादा भसड़ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि 20 वीडियोज़ आ रही, पीपीटीज आ रही, नहीं। इसी चैनल की पीपीटी आएंगी, सिर्फ 9th की आएंगी, अभी तो 10th की भी नहीं आएंगी। जाओ सब्सक्राइब कर लो और वहां पे आपको मिल जाएगा इसका पीपीटी। डन, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ऐसे में सवाल लेके आए हूं, और इफ बोथ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आर डबल्ड, आपने मास को और वेलोसिटी को दोनों को डबल कर दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? आपने मास को भी डबल कर लिया है और आपने वेलोसिटी को भी डबल कर लिया है भाई साहब। अरे यहाँ पे 2 से 2 काट मत देना, क्योंकि आपको ½ mv² अलग से चाहिए। तो यहाँ पे 2 आ गया बाहर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आ गया बाहर। तो यहाँ पे बाहर कौन आ गया? 8 आ गया। तो ये आ गया 1/2 mv²। क्या आ गया? 1/2 mv²। क्या आ गया? 1/2 mv²। लेकिन ये कौन है? ये कौन है? ये हमारे पास पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी है। तो जो नई वाली काइनेटिक एनर्जी है ये 8 टाइम्स 8 गुना हो जाएगी पुराने वाले की। दोबारा समझ लो, वेलोसिटी को किया डबल तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया, मास को किया डबल, उसका स्क्वायर है नहीं, तो 4 इंटू 2 8 टाइम्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी नई वाली हो जाएगी। सिंपल है, डन है, पक्की बात। आ जाओ। और लोकोमोटिव, लोकोमोटिव का मतलब एक प्रकार से इंजन है, ट्रेन है। लोकोमोटिव पायलट पता है? लोकोमोटिव पायलट ट्रेन का जो चलाने वाला बंदा होता है, ठीक है। अब अगले कुछ भी मान लो यार, वो फोर्स लगाता है, कितनी फोर्स लगाता है? कितनी फोर्स लगाता है? 7500 न्यूटन। कितनी फोर्स लगाता है? 7500 न्यूटन। और कितना डिस्टेंस चलता है? कितना डिस्टेंस चलता है? 1.5 किलोमीटर। क्या आपको किलोमीटर पसंद है? मतलब ठीक है, अच्छा है, लेकिन किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है ना, ऐसा यूनिट नहीं है। हाँ हाँ, सर ये एमजे क्या होता है? माइकल जैक्सन होता है क्या? अबे पागल हो क्या? आओ बात करते हैं। चलो अभी फिलहाल हम लोग ऐसा यूनिट में काम करना चाहेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 3 लगा देंगे, 10 की पावर 3 लगा देंगे। डन। अच्छा, अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे वर्क डन। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं मानेंगे। फोर्स हमारे पास कितनी है? 7500 है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 1.5 इंटू में 10 की पावर 3 है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 2 3 कर दूंगा। तो यहाँ पे 7.5
इंटू में 10 की पावर 3 आए, 10 की पावर 3 आए, इंटू में 1.5 है, 10 की पावर 3 यहाँ से, 10 की पावर 3 यहाँ से, 10 की पावर 6 आ जाएगा। अब ये 10 की पावर 6 होता है ना, यही हमारे पास होता है m यानी मेगा, मेगा जूल लिखा हुआ है यहाँ। अगर ना पता हो 1 मेगा जूल का मतलब 10 की पावर 6 जूल। एक्चुअली m स्टैंड्स फॉर मेगा एंड मेगा मतलब हमारे पास 10 की पावर 6 ही होता है, समझ गए। तो यानी कि अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 7.5 इंटू में 1.5, 7.5 इंटू में 1.5 11 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 7.5 इंटू में 1.5, हाँ 11.25 आ गया, 11.25 इंटू में 10 की पावर 6 जूल आ गया, जिसको मैं अगर ऑप्शन देखूं तो 11.25, ये क्वेश्चन मैं सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट के लिए ही लेके आया हूं, तो आंसर हमारे पास आ जाता है 11.25 मेगा जूल। तो मेगा से घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए 10 की पावर 6 जो है वही हमारे पास मेगा जूल है। डन हो गया। चलो अब अगले सवाल पे चलते हैं भैया। हाँ, अ पर्सन जिसका वजन हमारे पास 50 kg है रन्स अप टू स्टेयर केस 40 स्टेप्स इन 6 सेकेंड। ये एनसीईआरटी से ऐसे सवाल है मिलता जुलता। एक इंसान जिसका वजन 50 किलो है और वो सीढ़ियां चढ़ रहा है और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो 40 स्टेप्स चढ़ता है और हर एक स्टेप की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, वो 6 सेकंड में कर लेता है। तो पहले निकालते हैं कि वो टोटल हाइट कितनी चला। पहले निकाल लेते हैं कि वो टोटल हाइट कितनी चला। तो टोटल हाइट चला वो 40 इंटू में 1.5 है या 15 है, 15 है सॉरी, 15 है, 15 है। अब 15 इंटू में 4 हमारे पास हो जाता है 60, 15 इंटू में 4 हमारे पास हो जाता है 60 और एक जीरो और है तो यह आ गया। अब इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, 6 मीटर आ जाएगा। ये हाइट आ गई। अब हमें अगर पावर निकालनी है तो पावर से पहले हमें निकालनी होगी एनर्जी। एनर्जी भी कौन सी आएगी, जमीन से ऊपर जा रहा हूं, जल्दी से मन में आंसर दो। जमीन से ऊपर जाते हैं तो कौन सी एनर्जी आती है, जमीन से ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, कौन सी एनर्जी आएगी जल्दी सोचो। यस, आंसर है पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास mgh होता है। मास हमारे पास 50 kg है, जी की वैल्यू हम लोगों को कुछ बोला हुआ है क्या, 10 बोला हुआ है, और हाइट हम लोगों ने चल ली है 6। चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो मत करो, बिकॉज अभी तो हमें आगे पावर भी निकालनी है, तो मत करो, है ना, इतना ही छोड़ दो अभी आप, क्योंकि पावर भी निकालनी। तो इतना जूल आ गया। अब निकालनी हम लोगों को पावर। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी कितनी है भैया, 50 इंटू में 10 इंटू में 6, और टाइम कितनी है हमारे पास, 6 सेकंड ही है, इसलिए मैंने कहा था जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो काट दो भैया, आप मल्टीप्लाई, आप कंफ्यूज मत हुआ करो छोटी छोटी चीज से, मैं ट्रिक बताता हूं। आपके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, चलने दो, मजे मत लो। अगर आपको लगता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है फिर 6 से डिवाइड करना है, कर लो, लेकिन मैंने कहा कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि लास्ट में जब आपको टाइम डालना ही है ना, ठीक है ना, वो कटेगा ही। ठीक है ठीक है ठीक है, 500 हमारे पास वॉट आ जाएगा, बिकॉज क्या निकाल रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं, तो 500 वॉट हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन, ओके, पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल कह रहा है, अ पर्सन ए डज 500 जूल ऑफ वर्क इन 10 minutes and another person does 600 joule of work in 20 minutes. Let power delivered by A and B be P1 P2। अरे यार ये तो कर लो यार, ये तो कर लो, बहुत आसान सवाल है। देखो शॉर्ट में करता हूं मैं इसको। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम होता है। अब आप कहोगे सर टाइम तो मिनट में है, खैर फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने फिर भी कन्वर्ट कर दिया है। इसका कितना है भैया, 600 है, अपॉन में टाइम कितना है, टाइम है 20, ये लो मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया। अब कौन ज्यादा पावर डिलीवर कर रहा है, कौन ज्यादा पावर डिलीवर कर रहा है, अगर आप यूनिट्स पे ध्यान दो तो इसको इससे काट दिया तो ये हमारे पास 5/6 आएगा, इसको इससे काट दिया तो ये, और इसको इससे काट दिया तो ये 1/2 आएगा। अब 5/6 जो होता है वो 0.6848, 0.8 समथिंग होता है, और यहाँ पे 0.5 समथिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है P1, ये लो मैंने सॉल्व ही कर दिया, भावनाओं में बह के मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया है कि P1 ज्यादा है P2 से। कुछ सवाल नहीं था, ये होमवर्क देना बनता था, बट हाँ ये एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं सवाल भी लाया हूं भैया। ऐसा नहीं कि मैं वही सवाल लाऊं जो बड़े अच्छे हैं, भाई एग्जाम में भी तो आते हैं ना सवाल, तो वो वाले सवाल भी लेके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 20 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द एनर्जी ऑफ द बॉडी, कह रहे हैं अगर मैंने किसी बॉडी पे 20 जूल काम किया है, उससे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अगर आपने किसी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 20 जूल काम किया है तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर 20 जूल आपने उसके ऊपर काम किया है तो वो कहीं ना कहीं 20 जूल की एनर्जी उसके अंदर स्टोर कर लेगा। समझ गए? अब वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, वो पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, वो हीट एनर्जी भी हो सकती है, कोई तो एनर्जी होगी ही होगी। डन? चलो आओ, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल। आपको उसकी स्पीड निकालनी। बहुत बेसिक सवाल है लेकिन कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा एग्जाम में आता है ये वाला सवाल। एमसीक्यू में तो बहुत चांसेस हैं आने के। चलो आओ, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एक है, मास जो है ऑब्जेक्ट का एक ही है, तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर, बेसिक कैलकुलेशन है, वेलोसिटी का स्क्वायर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ जाएगी √2। सबको पता है √2 का वैल्यू 1.414 मीटर पर सेकंड होती है। अब सबसे करीबी आंसर हमारे पास 1.4 मीटर पर सेकंड है। कितना प्यारा पूकी सा सवाल, एग्जाम में आने वाला सवाल। चलिए जी आगे बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग है, करो भाई, ईमानदारी ओपी। अब देख लो भैया, ये मैच द फॉलोइंग निपटा देना यार, चीटिंग मत करना, ठीक है ना? प्लीज यार, चीटिंग नहीं, नो चीटिंग। डन डन डन। चलिए, कह रहे हैं फोर्स कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना आपको, ठीक है? फोर्स की यूनिट अभी बात करी थी, क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो न्यूटन वगैरह नहीं लिखा हुआ है तो भैया ध्यान रखना है, फोर्स की क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की हो गई है, ठीक है? वर्क क्या होता है? वर्क होता है जूल। जूल कैसे आया था? देखो, वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की मैंने क्या बोला? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इनटू में एक और मीटर है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो क्या आ गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है। तो वर्क की यूनिट तो ये हो गई हमारे पास। मोमेंटम की तो पता ही है, केजी मीटर पर सेकंड, ये तो पता ही है आपको। तो ऑब्वियस बात है बच्चा, आओ मैच कर लें। पावर के फोर्स के लिए आ गया 4, यानी पी के लिए आ गया 4। यार ये गंदी बात लगती है मेरे को यार, इतनी मेहनत से सवाल बनाया, ऑप्शन देखो, है ना? अब ये स्कूल पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन सीधा कॉपी करके आपको दिया जा रहा है तो फिर मैटर नहीं करेगा, फिर तो ऐसे ही आएंगे। लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत देख रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, तो भैया ऐसा हो सकता है कि वो ऑप्शंस को बदल दें, यानी कि सब में 4 डाल दें, आगे के ऑप्शन बदल दें, और ऐसा ही होना चाहिए। थोड़ा मेहनत तो करे बच्चा, बट ठीक है, चलो आओ। हाँ, एक 5 किलो के बॉल को आप, अच्छा ये ना देखो, 2 सवाल है, एक ये और एक ये, दोनों में एक में पोटेंशियल एनर्जी है और एक में काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं ये जान के लाऊं क्योंकि मैं एक मैं कराऊंगा और एक आपको मैं होमवर्क देने वाला हूं, यानी 7 डेज चैलेंज में होमवर्क भी तो मिलेगा ना बेटा। तो चैलेंज अगर मैं ही पढ़ाई जा रहा हूं तो ये तो मेरा चैलेंज हो गया है ना? ईमानदारी से पढ़ रहे हैं हम लोग मिलके बेटा, तो होमवर्क भी करना बहुत जरूरी है। चलो आप, ठीक है, क्या है सवाल, आओ देखते हैं। सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक बॉल है जो कि 5 किलो की है, ठीक है? इस थ्रोन अप, हमने उसको फेंका, कितनी स्पीड से फेंका है? तो आंसर है 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है। आपको काइनेटिक एनर्जी पता नहीं है जब उसको थ्रो कर रहे थे तो, ठीक है ना? आ जाओ भैया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में मास इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ इंटू में मास हमारे पास 5 है और 10 से फेंका है, उसी वक्त की काइनेटिक एनर्जी बोली थी इन्होंने, तो 10 का स्क्वायर होता है 100। तो हाफ इंटू में 5 इंटू में 100, इसको इससे काट दो बेटा, कितना आ गया? 50। 50 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया 250 जूल्स। आंसर आ गया 250 जूल्स, ठीक है? ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द हाइट टू विच इट राइजेस। आपको बताना है कितनी हाइट पे वो जाएगा, कितनी हाइट पे जाएगा। बी पार्ट के लिए दोबारा से डेटा लिखेंगे, ये तो ए पार्ट था। इनिशियल वेलोसिटी से जो फेंका था वो था 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी हाइट पे जाएगा? तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख के हाइट निकाल सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर आप अपना इक्वेशन ऑफ मोशन से भी काम कर सकते हो। ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे? अब यहां पे देखो एक बड़ी पंगा आता है कि यहां पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन नहीं है, पर अगर आप 10 के बजाय 9.8 लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बट कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं गिवन हो तो प्लीज 9.8 ही लीजिएगा। आपको निकालना है हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। आ जाओ भैया, फॉर्मूला है v²
माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh है। सही है, आ जाओ इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, उसका बेसिकली हमें स्क्वायर करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू में माइनस 9.8 इंटू में ऐसे, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 100 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 9.8, तो यहां से हमारे पास अरे 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 सॉरी सॉरी 100 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 9 पॉइंट नहीं लगा होगा पहले, हाँ ठीक है। तो यहां से एस हमारे पास आ जाएगा 5.1 मीटर। अब अगर आपने यहाँ पे एक्सेलरेशन के बजाय 10 लिया होता, जो कि मैं कह रहा हूं सिर्फ तब ले सकते हैं जब गिवन हो, अदरवाइज पंगा हो सकता है। अगर आपने, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो पूरे चांसेस है कि 10 गिवन होगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। बट यू नेवर नो, अगर 9.8 होता है तो कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये सवाल मैंने आपको दे दिया है होमवर्क में, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। और अ बॉडी वेइंग 40 kg, एक बॉडी जिसका वजन हमारे पास 40 kg है, क्लाइम्स अप अ वर्टिकल हाइट ऑफ, वो कितनी हाइट ऊपर जाता है? तो आंसर है 200 मीटर की ऊंचाई पे वो जाता है। 200 मीटर की ऊंचाई पे वो जाता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम। अरे अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और जो वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं, देखो भैया सेकंड पार्ट का तो आंसर हमें पहले ही पता है कि जो भी आपने वर्क किया होगा, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क दोनों आपस में बराबर होंगे, होने ही चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क दोनों को बराबर होना होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तुमने अभी तक यार? इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, जल्दी से टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, प्यारा सा कमेंट, दोस्तों के साथ शेयर, इतना ही तो करना है आपको। 7 डेज दिन रात एक करके इतने प्यारे सेशन लेके आ रहे हैं आपके लिए, आ जाओ। हाँ, तो अब हमें क्या करना है? ये हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट है एक प्रकार से, और फोर्स हमारे पास mg है। तो अगर मुझे बोला जाए कि वर्क निकालो, तो मैं निकालूंगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमारे पास इस केस में तो mg ही होती है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 200 है। मास हमारे पास 40 है। जी की वैल्यू लो जी, इन्होंने चिल्ला चिल्ला के 9.8 बोल दिए। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके वर्क डन आएगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर आप समझदार हो तो देखो mg और ये हाइट ही है, तो mgh ही आ रहा है यार। और वैसे भी वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन है। गंगाधर ही तो शक्तिमान, जो कल आए थे समझ गए होंगे। तो 40 इंटू में 9.8 इंटू में 200 आ गया। तो यहां से हमारे पास ओए होए बहुत ज्यादा आंसर आ गया। ये आ गया 78400 जूल्स। ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब यही वर्क डन है तो यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, विच इज 78400 जूल्स। यही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी। डन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्स्टेकल फॉर एन एको। देखो यहाँ पे टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, ऑल्दो टेम्परेचर के बढ़ने पे साउंड की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। टेम्परेचर के बढ़ने पे साउंड की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। कल वाले पूरे कंप्लीट फिजिक्स में हमने शायद ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया था, आप चाहो तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो कि टेम्परेचर के बढ़ने पे स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है और एको सुनना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज साउंड टकरा के जल्दी आती है और एको में हम चाहते हैं लेट आए। बट यहाँ पे टेम्परेचर का कोई काम नहीं है। तो भैया एक एको को 5 सेकंड के बाद सुना गया, तो जो टाइम लगा आने और जाने में, साउंड को आने और जाने में जो टाइम लगा वो 5 सेकंड लगा। ठीक है जी। इसके बाद जो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास है वो कितना है? 344 मीटर पर सेकंड है। आपको बताना है ऑब्स्टेकल कितना दूर है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो टाइम है वो जाने का और आने का लगा। तो अगर जाने का डिस्टेंस x है तो आने का भी x होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये हमने एको वाले क्वेश्चन में भी किया था कि एको सुनने के लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है, उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये। तो भैया डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इनटू में टाइम। हाँ,
तो स्पीड इंटू में टाइम, डिस्टेंस हमारे पास 2x, स्पीड है हमारे पास 344, टाइम हमारे पास है 5, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास 172 इंटू में 5 आ जाएगा। अब 172 इंटू में 5 कर देते हैं कैलकुलेटर यूज करके, 172 इंटू में 5 कर देते हैं, तो आंसर 860 मीटर आ जाता है। ऑप्शन में भी हमारे पास बढ़िया सा चमक रहा है 860 मीटर। ये 2x क्यों लिया ये समझना होगा भैया, बच्चे गलती करते हैं। 2x इसलिए लिया बिकॉज जाने का डिस्टेंस x है, तो आने का भी तो x होगा ना। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन एयर इज ऑफ ऑर्डर ऑफ कितना कितना कितना। अच्छा, आपको वेवलेंथ निकालनी है। अरे अरे अरे, स्पीड आपको दे रखी है 344 मीटर पर सेकेंड, और आपको फ्रीक्वेंसी जिसको आप एफ या फिर न्यू से रिप्रेजेंट करते हो वो 68000 हर्ट्स, काफी ज्यादा हर्ट्स आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको वेवलेंथ निकालनी है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं आता है तो कुछ मर्जी कर लो, कैसे करोगे क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला आता है तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं हुए अभी तक, है ना, तो फिर क्या फायदा होगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v बाय लेमडा, यानी कि वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी कितनी हमारे पास 344 है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है भैया, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 68000। अब ये तो पक्का है कि आंसर, कॉमन सेंस की बात है कि देखो आंसर में प्लस पावर तो नहीं आएगी, बाकी हो सकता है मुझसे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हुई हो, पर प्लस पावर तो यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं आएगी, पावर तो माइनस में आएगी। बाकी स्टिल आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 344 अपॉन में ऐसा करते हैं, इसको 68 करते हैं, और ये 3 जीरो है तो 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा, है ना। अभी तक तो लग रहा है कि आंसर आ जाएगा। तो 344 डिवाइडेड बाय 68 तो 5.05, बट फिर भी हमारे पास 10 की पावर -3 आ रहा है, तो कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे भैया। हाँ, हमारा जो आंसर आ रहा है वो 5.05, जिसको मैं लगभग 5 मान सकता हूं। चलो 10 की पावर -3 मीटर है, बट यहाँ पे ऑप्शन में -2 है, तो या तो यहाँ पे एक ऑप्शन या फिर इधर में से कोई एक ऑप्शन को हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। चलो आप हम इसमें से क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ऑप्शन है जिसमें -5 है उसको हम क्या कर लेते हैं, -3 कर लेते हैं, और इस हिसाब से हमारे पास आंसर आएगा। बाकी मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, ये सही डाला है हमने, ये भी सही डाला है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जीरो थे, ऊपर जाके -3 हो गया, 68 था, इसको डिवाइड, हाँ ठीक है भैया, ठीक है ठीक है, तो 1 जीरो हमारे पास आ जाएगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से सुनने वाला सवाल है। इसके बाद अगले 2 सवाल तो ग्राफ बेस्ड हैं, जो कि एग्जाम में आने ही आने। सुनो, द डिस्टेंस बिटवीन अ कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रो इज x। यहां देखो ध्यान से, मैंने आपको वेवलेंथ के बारे में क्या बताया था, मैंने आपको वेवलेंथ के बारे में बताया था कि 2 क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ होता है। लेकिन इन्होंने आपको क्रस्ट और ट्रो के बीच का डिस्टेंस x दे रखा है। अब सुनो ध्यान से, ये हमारे पास क्रस्ट है, ये हमारे पास ट्रो है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको x दे रखा है। दोबारा से, ये हमारे पास क्रस्ट है, ये हमारे पास ट्रो है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको x दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस आपको x दे रखा है, लेकिन आपको तो वेवलेंथ चाहिए, तो ये x है अगर, तो ये भी x होगा, तो x और x कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। प्यारा सवाल है। कई बच्चे सिर्फ क्रस्ट और ट्रो को सुन के लगता है उनको अरे x है तो वेवलेंथ भी x होगी। भाई क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा होता है, वेवलेंथ होती है। आपको क्रस्ट और ट्रो के बीच का डिस्टेंस x है, तो एक और x से मिलके वेवलेंथ जो है वो बनने वाली है। चलो, ये वाले सवाल मेरे पर्सनल फेवरेट सवाल होते हैं, जहां पे ग्राफ की मदद से आपको कुछ कैलकुलेट करना होता है, बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस जो है वो वहां पे इन्वॉल्व होता है। मैं दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये दोनों एक ही ग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन ये आज हमारा डे 2 खत्म हुआ है। पीपीटी आपको फिर से बता रहा हूँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया। कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि हम कंप्लीट बायो यहाँ पे निपटाने वाले हैं, कंप्लीट बायोलॉजी। मजेदार सेशन होने वाला है। चलो आओ, ठीक है, चलो। फॉर द ट्रांसवर्स वेव शोन बिलो, आपको एक वेव दिखा रखी है, द टाइम पीरियड इज 0.8 सेकेंड। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको टाइम पीरियड जो है, यानी एक वेव को पूरा होने में जो समय लग रहा है वो 0.8 सेकेंड दे रखा है। यानी ये जो टाइम होगा, अगर मैं ब्लैक कलर से मार्क करूं, यहां से वेव शुरू हुई,
ये गई 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 और यहां खत्म हुई, तो ये 0.8 सेकेंड होगा। ये जो पॉइंट है वो 0.8 सेकेंड होगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है वो छोड़ो, लेकिन 0.8 सेकेंड टाइम पीरियड बोला हुआ है उन्होंने, ठीक है। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी आपको ए दे रखा है। इट इज मूविंग इन, वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। इट स्टार्टेड एट पॉइंट ओ से शुरू करता है और ई तक जाता है। ये सारा डेटा गिवन है। आपको सबसे पहली बात तो वेव लेंथ निकालनी है। ये हमारे पास डिस्टेंस है ना। तो मैंने कहा था टाइम पीरियड 0.8 है, लेकिन यहां पर डिस्टेंस दे रखा है। अब वेव लेंथ क्या होता है? वेव लेंथ का मतलब याद करेंगे, क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है वो 2 है और ये जो डिस्टेंस है वो 8 है। तो क्रस्ट और क्रस्ट 2 से ये 10 है, तो क्रस्ट और क्रस्ट 2 से लेकर 10 का गैप है। क्रस्ट और क्रस्ट 2 से लेकर 10 का गैप है, तो 2 से लेकर 10 का गैप का मतलब हो गया कि 8 आ गया, 8 आ गया, है ना। तो यहां पे हमारे पास जो वेवलेंथ हो जाती है वो 8 मीटर हो जाती है। इसके बाद टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रेवल फ्रॉम ओ टू ई। अब ओ से ई जाने में उसे कितना समय लगेगा? एक वेव को पूरा होने में लग रहा है 0.8 सेकेंड। एक वेव को पूरे होने में लग रहा है 0.8 सेकेंड। तो आओ देखते हैं कितनी वेव्स पूरी हो रही हैं। एक और दो एक वेव को पूरा होने में 0.8 सेकेंड लग रहा है, तो दो वेव को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? तो 0.8 इंटू में 2 विच इज 1.6 सेकेंड्स। मुबारक हो, अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आपने डे 2 को भी पूरी ईमानदारी से खत्म कर लिया है। आई होप आपने एक एक सवाल बनाया हो। अगर बनाया है तो कमेंट सेक्शन पर लिखो ईमानदारी ओपी, ईमानदारी ओपी अगर बनाया है तो। सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। डे 3 के लिए तैयार हो जाओ, बायोलॉजी करने वाले हैं। और ये सेशंस आपको लग कैसे रहे, प्यारा सा कमेंट छोड़ना। पढ़ता हूं जब कमेंट तो और मोटिवेशन सा फील होता है और ज्यादा बेहतर लेक्चर डिलीवर करने का मन करता है। ऑब्वियस सी बात है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मिलते हैं डे 3 में कंप्लीट बायोलॉजी। आई होप आपके सबके एग्जाम अच्छे जाएं, माँ बाप का नाम रोशन करो। थैंक यू सो मच।